हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। अमेरिका की जो सीनेट है उसमें भारत के पक्ष में एक प्रस्ताव लाया गया कि अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी जाए ताकि चीन अरुणाचल प्रदेश में नियंत्रण रेखा की यथा स्थिति को न बदल पाए। इस प्रस्ताव में एलएसी पर यथा स्थिति को बदलने के लिए बीजिंग द्वारा सैन्य बल के उपयोग सहित चीनी उकसावे की भी निंदा की गई। इसमें कहा गया कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर यथा स्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है। विवादित क्षेत्रों में गांवों को बसाना, अपने मैप चेंज करना, शहरों के नाम बदलना और भूटान में क्षेत्रीय दावों के विस्तार के लिए चीन की निंदा की गई। चीन की आक्रामकता और सुरक्षा खतरों से खुद को बचाने के लिए भारत ने जो कदम उठाए हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग आदि को देखते हुए यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश को भारतीय गणराज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में रेखांकित करता है। फ्रेंड्स, चीन अरुणाचल प्रदेश को ज़ैंगनोन कहता है और दावा करता है कि यहाँ उसके दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, लेकिन ये बात झूठी है और हमारे विदेश मंत्रालय ने इसे बार बार खारिज भी किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन के काउंटर के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक फंडिंग सिस्टम का यूज करके अरुणाचल प्रदेश में अमेरिकी सहायता को गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई। यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश में अपने विकास प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत की सराहना करता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सहित सीमा बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार भी शामिल है। इतना ही नहीं, यह प्रस्ताव समान विचारधारा वाले अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और दाताओं को अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने सहायता प्रयासों को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए इस प्रस्ताव को ला रहा है, जिसमें जरूरत पड़ने पर वित्तीय मदद भी शामिल होगी और इसका उद्देश्य ये भी है कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होती हैं वो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि चीन की आक्रामकता को रोका जाए। ये प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में पारित होगा या नहीं, या फिर भारत को इससे वास्तविक लाभ मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे एक बात तो जाहिर है कि ये प्रस्ताव चीन के ऊपर एक तमाचा है। फिर आज के द हिंदू में एक न्यूज आई थी जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड एंड सीसीआई के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में थोड़ा समझाया गया था। एक्चुअली हुआ ये कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है यानी सीसीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड पर लगभग 600 करोड़ रुपए की पेनाल्टी इम्पोज कर दी, क्योंकि सीसीआई का ये मानना था कि कोल इंडिया लिमिटेड हायर प्राइस में नॉन कुकिंग कोल की लो क्वालिटी सप्लाई कर रहा है और ये मार्केट के खिलाफ है। इन दोनों में से कौन सही है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस से संबंधित मेंस में कोई सा क्वेश्चन आता है तो इस एग्जाम्पल का यूज आप वहां कर सकते हैं। फिर हिंदी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें जलवायु परिवर्तन और फूड सिक्योरिटी के बीच रिलेशन को बताया गया। आपने भी इसको पढ़ा होगा। इसमें बताया गया कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव खेती और किसानी पर पड़ा है। कृषि उत्पादन में कमी दर्ज की जाने लगी है। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं सूखे की वजह से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद चली जाती हैं। इसलिए खासकर विकासशील और गरीब देशों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही है और भारत के सामने यह संकट कई वजहों से बड़ा है। एक तो आबादी की दृष्टि से यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। दूसरा, कृषि उत्पादन के मामले में कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि खाद्यान्न के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, लेकिन दिक्कत ये है कि खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है उसका पूरी तरह सुरक्षित भंडारण नहीं हो पाता, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बाधा खड़ी कर रहा है। पहले ही 80 करोड़ से अधिक आबादी को मुफ्त के राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उनके पास रोजगार के ऐसे साधन नहीं है कि वे अपना भोजन खुद जुटा सके और ये समस्या खाद्य सुरक्षा की संवेदनशीलता को और बढ़ाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और बताई गई थी कि कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी का मौसम समय से पहले ही शुरू हो जाता है, जिसका असर भारत की क्रॉप पैटर्न पर देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं के दाने सिकुड़ने लगे। सेकंड प्रॉब्लम, असमय ही अत्यधिक बारिश की वजह से
हर साल बहुत सारा अनाज बर्बाद चला जाता है। नए गोदाम बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और पुराने गोदामों की मरम्मत में दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती। ऐसे में खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अक्सर चरमराती नजर आती है। वहीं लाभार्थियों को जो अनाज उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुणवत्ता स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए समय आ गया है खाद्य सुरक्षा को लेकर भारत अपनी रणनीतियों का फिर से मूल्यांकन करे। फिर एक न्यूज ये थी कि पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास कोष की 3600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रोक रखी है और अगर एक सप्ताह के भीतर ये राशि जारी नहीं की गई तो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। यहाँ प्रश्न ये उठता है, केंद्र सरकार द्वारा इस तरह राशि को रोकना कितना जायज है? क्या इस तरह की चीजें गवर्नेंस को कमजोर नहीं करेंगी? फेडरलिज्म से रिलेटेड अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो इस एग्जाम्पल का यूज आप वहाँ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।